अस्सलाम वालेकुम। समरा बुखारी की तहरीर हमसे है ज़माना का नेक्स्ट एपिसोड। कार्ड का रंग गहरा गुलाबी था, सुनहरी हाशिए और सुर्ख गुलाब बना हुआ था। करीब ही दो दिल भी बहार दिखा रहे थे और नवीद मुसरत लिखा भी साफ नज़र आ रहा था। ये नवीद और मुसरत कौन है? आपकी क्या लगते हैं दादी? शिबली ने कार्ड को उल्ट पलट कर देखने के बाद बेदिली से सवाल दागा था। दादी ने बुरा सा मुंह बनाकर ऐनक के ऊपर से घूर कर देखा, फिर इरशाद फरमाया, तुम जिसे पढ़ाने वालों के शागिर्द बड़े होकर वालिदैन का नाम रोशन नहीं करेंगे बल्कि पूरे खानदान की नेक नामी को आग लगाकर स्याह कर देंगे। इतना नहीं पता नवीद मसरत का क्या मतलब है? कभी ऐसा कार्ड हमारे घर में बटे तब ना। पता नहीं आप क्या सोचकर बैठी हुई हैं। क्या बोल रहा है? ऊंचा बोल। यकीनन अपनी इस नलायकी पर शर्मिंदगी ही हो रही होगी, लेकिन ये खाली खोल शर्मिंदगी का नहीं, डूब मरने का मुकाम है। यार बिली, तू इधर बैठा है। इधर जलेबी ने ऐलान कर दिया है इस अतवार को हमारी और इसकी क्रिकेट टीम मैदान में उतरेंगी और वो हमें हिरा कर दम लेगा। अगर वो ऐसा ना कर सका तो हमें इजाज़त होगी हम इसका जो भी नाम रख दें। जवादी ने एंट्री दी थी। यार वो मोटी कमर को लचका कर चलने की कोशिश करता है। अगर इसे हम खबरदार जो किसी का उल्टा सीधा नाम धरा तो। और ये अभी क्या बोला जलेबी? ये नाम भी यकीनन तुम लोगों ने ही रखा होगा। आए हाय, कैसे लड़के पैदा हो गए हैं हमारे खानदान में। निरी शर्मिंदगी। ये कार्ड कैसा है? क्या नाना मामू सेहरा बांध रहे हैं? जवादी ने भरकर कार्ड उठा लिया। अरे तेरे नाना मामू के तो नखरे ही खत्म नहीं होते, ऊपर से तुमने नाना कह कर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। अब वो ऐसा बुढ़ा भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 का रहा होगा। दादी ने नज़र चुराकर आहिस्ता से कहा। शिबली धप से अचार के लिए काट की फिलाई कैड़ियों पर जा गिरा। दादी, अब भी आपने अपना बयान ना बदला तो मैं इन अचार के मसालों पर जा गिरूंगा जिन्हें छान फटक कर मेज़ पर रखा गया है। जवादी की धमकी जानदार थी। कमबख्तो, कर लो 4-6 साल का इजाफा। तोबा, अब अचार क्या डालो, केड़ियों की चटनी बना दी है तुमने। बताया नहीं कार्ड कहाँ से आया है? जवादी कार्ड को देख रहा था। नुच्छी की शादी हो रही है, कैड़ियों के गम में डूबी दादी ने इतला दी थी। तो नुच्छी भी आखिर ब्याह ही गई। जवादी ने कार्ड वापस तख्त पर रख दिया। क्या मतलब है? नुच्छी में कौन सा ऐप था जो ब्याही ना जाती, और कौन सा इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अभी 20 की तो पूरी हुई है। यानी अगर आप ध्यान देती तो इधर भी खप सकती थी। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, हमें भी इससे दिलचस्पी नहीं। शिबली ने कपड़े झाड़ते हुए कहा। तुम लोग शादी पर जाने की तैयारी कर लो। कर लेंगे, हमें कौन सा गरारे सलवाने हैं। शिबली जवादी के बराबर बैठ गया। तो और क्या, यही 2-4 पैंट्स हैं जिन्हें रगड़ कर धो मांझ लेंगे और इस्त्री करके पहन लेंगे। हक हा। जवादी ने आह बढ़कर कहा। खबरदार, जो अव्वल जलूल हुलिये में वहाँ गए। नाक कटवाओगे क्या मेरी? और ये जीन्स की मोटी पैंट चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं। शादी गांव में है, कुर्ते शलवार पहनकर शिरकत करना। बहरूप हम नहीं बढ़ सकते, जैसे हैं जो पहनते हैं वही पहनकर जाएंगे। फिर जवादी को कुछ ख्याल आया। गांव में है? कहाँ है वो गांव? और तरक्की की दौड़ में कहाँ तक पहुंचे? घबराओ नहीं हरामू, वो भी तो लोग हैं जो वहाँ पर साल से बस रहे हैं। तुमने 2 दिन के लिए जाने हैं और हाथ पैर फूल रहे हैं। वैसे शहर के करीब ही है और तरक्की याफ्ता ही समझो। आप और नाना मामू चले जाएं। शिबली ने जवादी को देखकर दादी से कहा और जवादी भी सर हिलाने लगा। क्यों? हम दोनों क्यों चले जाएं? तुमने खानदान से कोई मेल मिलाप, कोई ताल्लुक नहीं रखना। नुच्छी की नानी मेरी दुपट्टा बदल बहन बनी थी। हाँ, ओ अच्छा, वही ना जिसने अपना फटा पुराना दुपट्टा आपके सर पर डालकर आपका नया नकोर दुपट्टा हथिया लिया था। दादी, आप हमेशा से भोली हैं। शिबली ने माजी में धकेला था। तुझे कैसे पता? वो हैरान हुई। ऐसे लोगों से, बल्कि ऐसे मकार, मतलब परस्त, मुनाफिक और जवादी मीम के हरूफ से शुरू होने वाले लफ्ज़ की तलाश में अटका। मुनाफरत फैलाने वाले, मर्जानिया। शिबली ने इकट्ठे 2 लफ्ज़ों का इजाफा फरमाया। आय हाय वे, ज़बान को लगाम दो। अब इतना भी पुराना नहीं था इसका दुपट्टा। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तो बड़ी मोहब्बत से बुलाया है इसने। वैसे मैं अब इससे एक नया नकोर दुपट्टा लेकर रहूँगी। वाकई बड़ी ज़्यादती की थी इसने मेरे साथ। वो मेरा हरा दुपट्टा, सारी रात जाकर इस पर सितारे टांके थे, वो इसने ले लिया और मुझे अपने चूहे रंग का दुपट्टा ओढ़ दिया जिसमें जगह जगह सुराख हो रहे थे। तो क्या ज़रूरत है जाने की? छोड़े ऐसे मुनाफिक दोस्तों ना। अब इतने साल तो मैं इससे बेहनापा जोड़े रही, अब इसकी पोती की शादी पर ये शिकायत करती क्या अच्छी लगूंगी? और वैसे भी एक और मसला भी है, इसके पास तो सारे दुपट्टे ही ऐसे थे। बेचारी गरीब वालिदैन की 5वीं बेटी थी ना, इसके पास था क्या मुझे देने को? अब दीदा हुई, मगर जल्द ही चेहरे की रंगत बदल ली। तुम दोनों शैतानों के चेले, फफे कुटने के रिश्तेदार। हाय हाय, देखो तो बरसों की दोस्ती में कैसी दरार पड़ने लगी थी। तोबा है, अल्लाह बचाए तुमसे जवादी। शिबली, खबरदार, आज के बाद तुम्हारे मुंह से इकबाल बेगम के खिलाफ एक लफ्ज़ ना सुनूं। इकबाल बेगम? क्या इनका नाम इनकी पैदाइश से पहले रखकर लड्डू बांट दिए गए थे? और जब इकबाल के बजाय इकबाला पैदा हुई तो वालिदैन मारे शर्मिंदगी के ये खौफनाक खबर छुपा गए थे।
जवादी, ये देख ले मेरी जूती, मेरे पैर के करीब ही पड़ी है और ये है भी बिल्कुल नई नकोर। ऐसी मार लगाऊंगी ना 4 दिन तक टकोरे करता फिरेगा। क्या हम आपकी दोस्त को आंटी बाली या आंटी बिल्लो कह सकते हैं? देखे ना, इकबाल आंटी तो कुछ अजीब सा लगता है। शिबली ने इजाज़त तलब फरमाई थी। ना, तुम्हें किसने कहा है तुम आंटी कहो? दादी ही बनी है तुम्हारी, और दादी कहते हुए साथ नाम नहीं लिया जाता। अब मेरा दिमाग ना खाओ, उठकर देखो, माँ तुम्हारी वॉशिंग मशीन लगाने लगी थी। जाकर कपड़े धुलवाओ, और सुनो, मेरी सफ़ेद बेडशीट को नील ज़रूर दे लेना। आपके इस हुक्म नाहगानी ने हमें नीलो नील कर दिए है दादी। जवादी से उठना मुश्किल हो रहा था। अगले 2 दिन खासे सख्त थे। दादी ने इकबाल बेगम की नवासी नुसरत परवीन उर्फ नुच्छी के लिए तहाइफ खरीदना था और इसके लिए बड़ी बहू यानी जवादी की वालदा की खिदमात मुस्तार ली गई थी। इन्हें बाजार ले जाने और लेकर आने की जिम्मेदारी इन दोनों के सर थी। तहाइफ की फहरिस्त में 1 अदद इस्त्री, 1 अदद सिलाई मशीन रखने की फरमाइश दादी की थी। क्या पता इसे कपड़े सीने ही ना आते हों, शिबली को एतराज़ था। इसीलिए तो दे रही हूँ, जब सिलाई मशीन इसके पास होगी तो सिलाई का शौक भी पैदा होगा। और आजकल दर्जी जिस तरह रेट बढ़ा रहे हैं, सिलाई सीखना लड़कियों के लिए बड़ा ज़रूरी है। और तुम लोग हर बात पर एतराज़ करने ना बैठ जाया करो। और ये जितनी ज़ुबानें घर में चलती हैं ना, दुकानदारों से भी चला लेना और रेट कम करवा कर ख़रीदारी करना। और सुनो, जोड़े आला किस्म के होने चाहिए। चूहा रंग ले लो, दादी बाली को माजी की याद भी दिलाएंगे। जवादी, बस कर देना, बात ना पकड़ा कर और अच्छे अच्छे खुले खिले रंग लेना। नुच्छी की शक्ल और रंग और रूप शुरू से फकीरनियों जैसी ही है। ज़रा खुले रंग पहनेगी तो ही रौनक आएगी। वो सब तो ठीक है अम्मा, पर ये तो बताएं शादी पर जाएगा कौन कौन? जवादी की वालदा ने अहम मसला उठाया। भाई बुलाया तो सबको है, अब जो भी जाना चाहे। ऐसा है आपा कि मेरे स्कूल में तो आजकल काम बहुत है, मैं नहीं जा सकूँगा। और मैं नहीं जाऊँगा तो फिर हमारी भांजी वो भी नहीं जा सकती कि मेरे लिए खाना वगैरह भी तो बनेगा ना। मैं तो कह देती हूँ अम्मा, मुझसे गिला करना ना उम्मीद रखना। आपके हेडमास्टर बेटे ने आजकल बड़ा खपाया हुआ है मुझे। स्कूल में इम्तिहान होने वाले हैं और ये लोग दर्जनों की तादाद में नालायक स्टूडेंट्स को घर बुलाकर पढ़ाते हैं। चाय बनाते हैं तो खुद काली नीली चाय बन गई होगी। चलो ठीक है, मैं शिबली और जवादी जाएंगे। ये बच्चे भी गिला करते हैं कहीं तफरीह के लिए नहीं ले जाती, तो चलो इनका गिला भी दूर हो जाएगा। हमें पता होता तो ये गिला इस तरह दूर होगा तो कभी करते ही ना। जवादी अफसुर्दा था। शिबली इस वक्त ग्लास लबों से लगाए बादाम का शरबत पी रहा था जो दादी ने अपने लिए बनवाया था, मगर बातों में पीना भूल गई थी। शादी में अभी 3 रोज़ बाकी थे, लेकिन दादी का कहना था इकबाल मेरी दुपट्टा बदल सकी बहन है। अब मैं गैरों की तरह एन मेहंदी के रोज़ जाती क्या अच्छी लगती हूँ? पहले जाना ही मुनासिब है। शादी वाले शहर जाने के लिए हेडमास्टर अब्बा की गाड़ी ली गई थी, जिसे शिबली ने ड्राइव करना था। और अब्बा ने पहले ही कह दिया था, अगर गाड़ी में कोई खराबी पैदा करने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा। और कान खोल कर सुन लो, जवादी को तो हाथ भी ना लगाने देना। ये गाड़ी को चलाता नहीं, जहाज़ समझ कर उड़ाता है। दादी, आप तो कहती थी गांव है, ये तो छोटा मोटा शहर बन चुका है। शिबली ने इस छोटे से पुररौनक शहर में दाखिल होकर खुश होकर कहा था, ये सब दिखावा है। लोग वैसे ही पुरखलूस और जुबान के कड़वे हैं। बात बात पर इनाह के मसले खड़े हो जाते हैं। और जिस घर की लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाए वो ख़ानदान बेगैरत मशहूर हो जाता है। वाह वाह वाह, फिर ये नानी बाली का ताल्लुक गैरत वालों से है या बेगैरतों से? जवादी ने मालूमात में इजाफा करना चाहा। दादी ने चमक कर फरमाया, इसका तो पता नहीं, लेकिन इस तरह के सवाल अगर तुमने घर वालों के सामने किए तो मेरा ख़ानदान ज़रूर गैरत के तकाज़ों के खिलाफ करार दिया जा सकता है। ज़ुबान बंद ही रखना अपनी। दादी, आप तो खफा हो गई। मैं तो अच्छे ही पूछ रहा था। वैसे कितनी दूर जाना है? अभी शहर तो शुरू हो चुका है। बस अगला मोहल्ला इकबाल का है। खुली सी गली में जिस दरवाजे के आगे भैंस बंधी होगी वही घर इकबाल का होगा। अच्छा, और जो इतने सालों में भैंस दागे मुफारक दे चुकी हो तो फिर? शिबली को निशानी पर एतराज़ था। तो फिर? दादी हंसी। फिर इकबाल का काला भिंजिंग मियाँ तो ज़रूर ही दरवाजे पर बैठा होगा और मसवाक से दांत चमका रहा होगा। और दादी का कयास दुरुस्त था। भैंस भी अभी अभी तक जिंदा तबिंदा थी और एक साबित मसूर जैसे काले से बड़े मियाँ भी दरवाजे की पहली सीढ़ी पर बैठे दिल जमी से मसवाक फरमा रहे थे। इनमें से भैंस कौन सी है? जवादी ने दोनों को बागौर देखा और दादी से करारी सी चपेट के हकदार ठहरा। गाड़ी पर मेहमान आए हैं, बच्चों ने जाकर इतला दी थी। और चूंकि अभी तक गाड़ी पर कोई मेहमान नहीं आया था, इसलिए इस्तकबाल शानदार रहा। इकबाल, ये तू है? हाय, इतनी कमज़ोर हो गई है। दादी जाकर एक हमउम्र खतून के गले लग गई। दोनों ने बच्चों और ख़वातीन से सजे इस हजूम को देखा, फिर पेशानी तक हाथ ले जाकर शाइस्तगी से सलाम किया। जवाब में शर्मीली सी बिनबनाहट उभरी और खिलखिलाहटें बुलंद हुई। ये पोते हैं मेरे, वे बेहद आए तो आगे आओ, सलाम करो। ये भी दादी है तुम्हारी। वैसे इकबाल, जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो दोनों जिद करके साथ आए। अच्छा, जिद्दी भी हैं? हाँ। आखिर पोते किस दादा के हैं? तेरा मियाँ कम जिद्दी था?
میں نے تو نام ہی کتے کی دم، اوہو دادی کھنکاری، آنکھوں ہی آنکھوں میں یاد دلایا۔ اب وہ جوانی دیوانی کے دن نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا، اب تو مجبوراً اولاد کے سامنے سنجیدہ بننا ہے۔ چلو چلو اندر تو آؤ، دیکھو کیسی رونق لگی ہے۔ کیا یہ دونوں بولتے بھی ہیں؟ کوئی شوق سی لڑکی معلومات میں اضافہ چاہتی تھی۔ تینوں کو جس کمرے میں لا کر بٹھایا گیا وہاں ڈھولک کی تھاپ پر گانے کی ریہرسل ہو رہی تھی۔ اٹھو لڑکیوں، مہمانوں کو بیٹھنے دو، اور ممتاز کدھر ہے؟ اسے کہو اچھی سی چائے بھجوا دے۔ بھابھی تو منہ سر لپیٹ کر اپنے کمرے میں بند ہے۔ آئے ہائے، ایک تو اسے بے وقت ڈرامے سوچتے ہیں۔ بھلا اس سے پوچھو تو اب کیا فساد پھیلانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اور ہاں، نچھی کدھر ہے؟ اسے بھی بلاؤ، اور اصغری کو بھی اطلاع دو۔ پتہ ہے اصغری صبح سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ خوشخبری دادی کے گوشے گزار کی گئی۔ کیسی ہے اصغری؟ وقت پر بیٹی گھر کی ہو رہی ہے، خوش تو ہوگی۔ حق ہاں، خوشی کی بھی خوب ہی کہی تم نے۔ ارے یہ جو دنیا ہے نا، کہاں کسی کو خوش ہونے دیتی ہے۔ اب تم آ گئی ہو، رات کو الف سے یہ تک بتاؤں گی سب۔ سلام دادی۔ دملی پتلی سانولی سی لڑکی جس نے پیلے کپڑے پہن رکھے تھے کمرے میں داخل ہوئی اور دادی کے سامنے جھک گئی۔ ارے یہ تو نچھی ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہے، دادی نے سینے سے لگایا۔ بڑی ہو گئی ہے اسی لیے تو بیاہ رہے ہیں۔ اقبال بیگم دل کھول کر ہنسی۔ ہاں بھئی، اللہ خیر سے اپنے گھر لے جائے، یہ دونوں تیرے بھائی ہیں۔ اوہ، تم دونوں منہ اٹھا کر کیوں بیٹھے ہو؟ ہاتھ پھیرو بہن کے سر پر، دعائیں دو اسے۔ دونوں جھٹ کھڑے ہوئے، اکٹھے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر وقت پر دعا کوئی نہیں سوجی۔ جوادی بولا، پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو۔ اس پر شبلی کو دعا یاد آ گئی، اللہ ہمیشہ تمہیں سیراب رکھے۔ کیا ہے؟ کس نے بلایا تھا مجھے؟ قدرے فربا اور پھیلے پھیلے نقوش والی نکچڑی سی خاتون زمانہ بھر کی سستی چہرے پر سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ غلطی میں نے کی ہے، اقبال بیگم نے اعتراف جرم کیا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ 2 گھڑی چین نہیں ہے میرے لیے؟ یہ اس گھر کی اکلوتی بہو ممتاز ہے، اقبال بیگم نے تعارف کرایا تھا۔ ابھی آنکھ لگی تھی میری، ممتاز نے پھر جتایا۔ نہ، یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہاری ساس اکیلی چولہے کے آگے بیٹھی ہے، تمہیں پرواہ ہی نہیں؟ جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ ممتاز اسی سستی اور بیزاری کے ساتھ پلٹی۔ اور ہاں، یاد آیا، تمہارے بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا ممتاز کو بھیج دو، وہ شادی پر ہماری طرف سے شرکت کرے گی۔ میں نے بتایا تو تھا اسے کہ لڑکی والوں کی طرف سے شرکت کا فیصلہ ممتاز کا اپنا ہے، مگر تیرے بھائی کو یقین نہیں آیا۔ اب خود بات کر لے اس سے اور بتا دے ہماری طرف سے کوئی دباؤ نہیں۔ کر لوں گی۔ ایسا کہتے ہوئے جو چمک آنکھوں میں ابری اور خفیف سی مسکراہٹ ہونٹوں پر آئی تھی، جوادی شبلی سے چھپی نہیں رہ سکی۔ ممتاز کے بھائی سے شادی ہو رہی ہے نچھی کی؟ ممتاز اور جمال نصرت کے تایا کے بچے ہیں، یہ رشتے بچپن میں ہی طے کر دیے گئے تھے، اقبال بیگم بتا رہی تھی، اور جوادی شبلی معاملے کی تہ تک تقریباً پہنچ ہی گئے تھے۔ جاؤ لڑکیوں، باہر پیپل کے نیچے ڈھولک رکھ کر بیٹھو اور گاؤ۔ ادھر تو بڑی گرمی ہے دادی۔ گرمی کی کچھ لگتی، لڑکیوں میں برداشت ہونی چاہیے۔ اب کیا پیپل کے نیچے اے سی لگوا دوں؟ میں چائے لاتی ہوں۔ نصرت اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھی رہ لڑکی، تو کیا رخصتی تک کام ہی کرتی رہے گی؟ جوادی اور شبلی چائے پی کر کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے گھنے پیپل کے نیچے لڑکیاں ڈھولک لیے بیٹھی تھی۔ بدقسمتی سے کسی ایک گانے پر اتفاق نہیں ہو سکا تو اب لڑائی جاری تھی۔ لاؤ ادھر ڈھولکی، مرجانیوں، کبھی تو صلح صفائی سے مل جل کر بیٹھ جایا کرو۔ جوادی نے ڈھولکی دبوچی اور لتاڑا۔ آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ لڑکیوں کو شاید ڈانٹ تپا گئی تھی۔ اقبال بیگم نے گھڑکا۔ بھابھی چائے نہیں لائے گی، وہ آہستگی اور سنجیدگی سے بولی تھی۔ تو جا اپنے کمرے میں، ابھی سدرا سے کہتی ہوں بنا لاتی ہے۔ لگتا ہے بہو بہت ہی بددماغ ہے، دادی نے قیاس کیا۔ کیوں نہ ہو، اس گھر کی بیٹی اس کے میکے کی چھوٹی بہو بن کر جا رہی ہے۔ اقبال بیگم کچھ اداس سی بولی تھی۔ اوہ، تو ایسا ہے، مگر یہ رشتہ تو پیار اور محبت کے ہوتے ہیں۔ چھوڑ بھی، یہ ادلے بدلے کے رشتے صرف ضد اور انا کے ہوتے ہیں۔ میری عسکری بھی سخت پریشان ہے، مگر کیا کریں، برادری کا معاملہ ہے، سب ہی کسی نہ کسی رشتے سے ایک ہی لڑی میں پڑوئے ہوئے ہیں، بس اللہ رحم کرے۔ نصرت بڑی صابر اور خاموش طبع مگر ذہین لڑکی ہے، اور ممتاز کا چھوٹا بھائی جمال ابھی تک کاکا ہی بنا ہوا ہے، اپنی کوئی سوچ ہی نہیں، جو ماں بہنوں نے سکھا دیا بس اسی پر آنکھیں بند کر کے چل پڑا۔ یوں تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اقبال نصرت کیسے گزارا کرے گی؟ میں نے کہا نا، برادری کا معاملہ ہے۔ نصرت جیسی اور بھی کئی لڑکیاں ہیں جو چپ چاپ ممتاز جیسی نندو بھاوج کی زیادتیاں سہ رہی ہیں، بس زندگی اسی کا نام ہے۔ اتنے میں نصرت چائے لے کر آئی۔ چائے اچھی تھی اور بڑے سلیقے سے پیش کی گئی تھی۔ دونوں لڑکے خاموش تھے۔ نصرت کا بھائی یعنی ممتاز کا میاں بیوی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ کیا کہے گا؟ جو کہے گا بہن کو بھگتنا پڑے گا۔ یوں بھی میری عسکری کے بچے ماں کی فطرت لے کر آئے ہیں، سادہ مزاج اور نیک بچے ہیں، خواہ مخواہ کے جھگڑوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ ممتاز چلی آئی۔ دادی، گھر فون کیا تھا میں نے، میری اماں پوچھ رہی ہے ٹی وی اور فریج فل سائز کا تو لیا ہے نا؟ جمال کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کھانا پوری کے لیے دی جاتی ہیں پسند نہیں۔ میں نے کہہ دیا ابھی تک تو دور دور تک ان دونوں چیزوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔
टीवी और फ्रिज हमारी दादी तोहफे में दे रही है, शिबली ने कहा और दादी ने हैरत से देखा। अच्छा। मुमताज़ को भी झटका सा लगा, फिर बोली, और आपा कह रही थी ये आप लोगों ने हल्की सी कंपनी की जो मोटरसाइकिल खरीदी है, इस पर भी जमाल बड़ा नाराज़ है, इसे वापस करवा कर अच्छी सी भारी वाली मोटरसाइकिल खरीदे ना। तो ये सब मुझे क्यों बता रही है? कहना अपने घर वाले से खरीदे ये सब कुछ तेरे भाई के लिए। मेरे भाई के लिए क्यों दादी? ये तो तुम्हारी लड़की का जहेज़ है, और मेरा मियाँ क्यों करे ये सब? नुसरत की अम्मी के पास जो इतना जेवर है वो क्या कब्र में ले जाना है? बनाए अपनी बेटी का जहेज़। ए लड़की, तुम जहेज़ में क्या क्या लाई थी? दादी बर्दाश्त ना कर सकी और जवादी के मुंह का सवाल कर बैठी। मैं जो भी लाई थी, मगर ये सब मेरे भाई की डिमांड है, मैं कोई अपने मुंह से ये सब नहीं कह रही, ना ही मुझे इसमें हिस्सा लेना है। मुमताज़ इतना कहकर झटके से मुड़ी और नुसरत थक कर बैठ गई। इकबाल, मैं तो हल्की फुल्की चीज़ें ही बच्ची के लिए तोहफे के तौर पर लाई थी, मगर अब मेरे बच्चों ने ये टीवी फ्रिज की बात की है तो मैं दिला कर ही रहूँगी। अभी अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ, शहर से भिजवा देगा। नहीं नहीं दादी, आप तकलीफ़ क्यों करती हैं? नुसरत ने कहा और इकबाल बेगम ने भी नवासी की हाँ में हाँ मिलाई। तुम रहने दो, हमारी बेटी के नसीब में अगर खुशी है तो इन चीज़ों के बगैर भी इसे मिल जाएगी, और इनकी फरमाइशों को हम कहाँ तक पूरा करेंगे? बढ़ती ही जा रही हैं। मुमताज़ का मियाँ हसनात नुसरत का इकलौता भाई है और इसके अपने 2 बच्चे हैं। बीवी से बिगाड़ नहीं सकता, जो कमाता है बीवी के हाथ पर रखता है। अब जो नुसरत का ये जहेज़ बना है ना, तो ये सब असगरी और इसके मियाँ की जमा पूंजी ही है। मगर नुसरत का बाप बेचारा भी अब बूढ़ा हो रहा है, बीमार आदमी है, कहाँ से मुंह भरे इनके। और मुमताज़ चाहती है जब तक असगरी की एक एक अंगूठी ना बिक जाए, फरमाइशें जारी रहें। मगर असगरी बेचारी को अभी नुसरत से छोटी इतरत भी तो बेहानी है, और बरादरी में तो जितना जहेज़ पहली को दो, इतना ही दूसरी को भी देना पड़ता है। दूर फिटे मुँह, लानत है ऐसी बरादरी पर। दादी जोश में आ गई। क्या करे, मजबूरी है। इकबाल बेगम अफसुर्दा थी। कोई नहीं है तो हो भी सकते हैं, इस अमकान को जहन में रखें ख़वातीन। शिबली की बात पे लड़कियां बेचारी शर्माती ना तो और क्या करती। नूरजहां चीनी का पैकेट किधर रखा था? एक जुम्मेदार सी लड़की चली आई थी, वो तो मैंने मासी बरकत को दे दिया था। ओहो, मैंने कहा था स्टोर में रख दो, अब ये मासी बरकत पता नहीं किधर होगी। इतरत, ये दोनों कौन है? एक लड़की ने शर्मा कर पूछा था। ये, इसने इन दोनों की जानिब देखा। मेहमान है। सुभान अल्लाह, क्या जामिया जवाब है। जवादी झूम उठा। अब अपना तारुफ भी करवा दे। ये मेज़बान है, जवाब शिबली ने दिया और जवादी फिर झूम उठा। इतरत ने कुछ ना समझ में आने वाले अंदाज में नहीं देखा और आगे बढ़ गई। चलो मैं ससकुटनी गाती हूँ। जवादी ने ढोलक बजानी शुरू की। लड़कियां जोरों शोर से गाने लगी। आहा, ये ही उम्मीद है इससे, जाते ही मेरी माँ को मारेगी। खबरदार जो किसी ने ये गाना गाया, गला घोंट दूंगी मैं। मुमताज़ आग बुगोला होती चली आई थी। चलो नंद गली का गन गाते हैं, शिबली ने कहा और शुरू हो गया। सब पूरी आवाज़ से गा रहे थे। मुमताज़ हाथ नचाकर क्या कह रही थी समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिर वो पैर पटकती चली गई। शाम उतर आई थी और घर में रोशनियां जल उठी थी। कितनी जगमगाहट थी। मुस्कुराते नौजवान लड़के लड़कियां, हंसते मुस्कुराते शरारते करते बच्चे, सजी सवरी सुहागने और बातों में मगन बुजुर्ग। अगर कोई सोगवार थी तो वो जिसके लिए महफिल सजाई गई थी। नुसरत पीले जोड़े में खुद भी जर्द दिखाई दे। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, न आंखों में चमक। वो आज भी इतरत के साथ छोटे छोटे कामों को निपटाने में लगी थी कि फारिग बैठी तो सोचे इसे उलझाने लगती थी। ये हसनात बाई हैं, बीवी के गुलाम बुज़दिल। नुसरत की सहेली को एक लड़की बता रही थी। हाँ मैं जानती हूँ, मगर ये नहीं पता था कि शादी के बाद इतना बदल गए हैं। अरे बीवी से पूछे बगैर सांस भी नहीं लेते। इतना सुनने के बाद जवादी और शिबली यहाँ से उठ खड़े हुए, जाकर हसनात से हाथ मिलाया और तारुफ करवाया। ओ अच्छा, आप दोनों आए हैं? नानी अम्मा की पुरानी सहेली के साथ बड़ा इंतज़ार था नानी को आपका। जी हम ही आए हैं और बड़ा हैरान हुए हैं इस शादी में शरीक होकर। मैं समझा नहीं। हसनात हैरान था। हैरान है आज के दौर में भी बहनों से इतनी मोहब्बत करने वाले, इनका इतना ख्याल रखने वाले भाई मौजूद हैं। क्या कुछ नहीं दे डाला आपने बहन को जहेज़ में? जहेज़? वो तो हसनात सच कहता अटक गया। जी जी, आपकी नानी हमारी दादी को बता रही थी, एक एक चीज़ आपके खून पसीने की कमाई से बनी है। और आज आपके ससुराल, जो अब आपकी बहन की ससुराल भी बनने जा रहा है, इधर से फुल साइज फ्रिज और टीवी की फरमाइश भी आ गई है। अच्छा, मगर मुझे तो नहीं पता। आपकी बेगम ने ही फरमाइश की है। आखिर अब वो नंद है आपकी बहन की। हसनात खामोश सा हो गया। भी जब आपने बीवी के जहेज़ में ये सब लिया है तो अब देना भी तो होगा। हमने तो जहेज़ में कुछ नहीं मांगा था। मुमताज़ चंद जोड़े कपड़े, थोड़ा सा जेवर और मामूली सा फर्नीचर लाई थी। अच्छा, फिर ऐसे मौके पर मुतालबा कर देना तो आपका हक बनता है। ये टीवी और फ्रिज वाली फरमाइश कब हुई है? मैंने तो सोचा था चलो अब जहेज़ मुकम्मल हो गया है। याद आया, वो बाइक अभी तक इन्हें पसंद नहीं आई।
कमाल करते हैं ये लोग, हमारे सके ताया का घर है और मुमताज़ से मैंने कभी कोई मुतालबा नहीं किया। ओ मैं क्या जी, किधर खड़े हो, इधर आओ। जी जी आया। हसनात साहब मुमताज़ का हुक्म सुनते ही कलांचे भरते नज़रों से ओझल हो गए। लो, ये भला बीवी से बास परस कर सकता है? अभी अफसुर्दा और नाला दिखाई दे रहा था, एक आवाज़ पर हाजिर हो गया। अगर जो ये सब जहेज़ हसनात की कमाई से बनता तब मुमताज़ नई नई फरमाइशें न करती। अब भी कुछ ना कुछ तो निकालना होगा हसनात साहब की जेब से। ठीक कहते हो शिबली, मेरा ख्याल है ये टीवी, फ्रिज और बाइक अब हसनात साहब ही दे तो मज़ा है। अभी दोनों यही खड़े बातें कर रहे थे कि हसनात साहब तेज़ी से कमरे से वापस आते दिखाई दे। भी लड़कियों, जल्दी जल्दी जगह बनाओ, लड़के वाले आ रहे हैं। इतरत इतरत किधर हो गई? वो लड़के वाले आ रहे हैं। अम्मा से पैसे लेकर मिठाई मंगवाओ और ठंडी बोतलों का भी इंतज़ाम करो। मिठाई और बोतलें हम ले आते हैं, आप पैसे दे दें। दोनों आगे बढ़े। पैसे मेरी अम्मी से ले लो ना। हसनात पीछे हटा। खाला असगरी तो अभी अभी पड़ोसन के साथ कहीं गई है, आप फिलहाल दे दें, बाद में हम वापस कर देंगे। बादल नहुसत हसनात को पैसे पकड़ाने पड़े। इसी वक्त मुमताज़ आ गई। ये इतने पैसे क्यों दिए? वो इनके ससुराल वाले आ रहे हैं तो ये चाह रहे थे खातर अच्छी सी हो। शिबली ने बताया, वो अब नुसरत के ससुराल वाले हैं, इसके लिए आ रहे हैं। पैसे तुम्हारी अम्मा को देने चाहिए थे। ये कह रहे हैं कुछ फ्राइज़ मेरी भी तो बनते हैं। जवादी ने यह कहकर मुमताज़ के चेहरे का रंग तब्दील कर दिया और दोनों वहाँ से खासे फासले पर जा खड़े हुए। लड़कियाँ जल्दी जल्दी जगह बना रही थी मगर मुमताज़ का जोशो खरोश मानत पड़ चुका था। इसे क्या हुआ है आज? इसके घर वाले आ रहे हैं तो ये एक मिनट ना खुद टिक कर बैठती है ना किसी को बैठने देती है। इकबाल बेगम हैरान थी। वो असल में हसनात भाई ने कह दिया है टीवी, फ्रिज वो खुद देंगे और बाइक का इंतज़ाम भी करेंगे। जवादी ने संजीदगी से बताकर ख़वातीन की खुशी में लहर दौड़ा दी। चलो देर से ही। हसनात को ख्याल तो आया, असगरी खाला की आंखें भीग गई थी। शिबली जाकर हसनात को पकड़ लाया। दिल खुश कर दिया है तुमने माँ बहनों का, अब अपने बयान पर कायम रहना। मैं कहती हूँ हसनात, बुज़दिली छोड़ दो, मर्द हो मर्द बनकर रहो। इकबाल बेगम की बातें वो मुंह खोले सुन रहा था। अम्मा आप तो ना गुस्सा करें, इतना कुछ तो करने का इरादा कर लिया है, असगरी ने कहा। जी, हसनात हकलाया। हाँ, अब कायम भी रहना, ये ना हो बीवी घूर के देखे और तुम इरादा बदलो। अब अपनी बीवी के भाई की फरमाइश तुम ही को पूरी करनी है। हाँ हाँ, आंटी कह तो रही हैं, बेचारा टीवी, फ्रिज, बाइक यही ला देंगे अपने साले साहब को। यहाँ मौजूद बरादरी की इतनी सारी औरतें इनकार करें तो कैसे करें? अजीब सी मुस्कुराहट से जाकर खामोश रहा। मैंने कहा जी, इधर क्या कर रहे हो? लड़के वाले आने वाले हैं, अभी तक मिठाई और बोतलों का कुछ पता नहीं। मुमताज़ चली आई थी। हाँ, वो तुम दोनों गए थे नहीं? हसनात ने पूछा। हम यहाँ के रास्तों का क्या पता, जाए हलवाई की तलाश में और खड़े हुए आलू टींडे के ठेले पर। एक लड़की को पैसे पकड़ाए तो थे, लाता ही होगा। हाय हाय, किस लड़के को पकड़ा दिए? पहचान तो है ना इसकी? मुमताज़ परेशान हुई। पूछा था नाम, कहने लगा मुमताज़ बाजी का रिश्तेदार हूँ। लो जी, नाम भी नहीं बताया। ज़रूर कोई चोर अचक्का ही होगा। गई रकम हाथ से। ना, तुम्हें ज़रूरत क्या थी इतना सखी बनने की? आखिर इनके ससुराल वाले आ रहे थे, जवादी ने याद दिलाया। वो इस वक्त इनके नहीं, इनकी बहन के ससुराल बनकर आ रहे हैं। और ये भी सारे कान खोल कर सुन लो, इनके आते ही मैं इनकी तरफ से शरीक होकर बैठूंगी। मुझे कामों के लिए कोई आवाज़ न दे, हाँ नहीं तो। मुमताज़ लंबा सा घुंघरू वाला परांदा लहराती चली गई। लाए, निकाले पैसे, बोतलें और मिठाई मंगवानी है। शिबली हसनात को याद दिला रहा था। रहने दो, पहले ही इतने पैसे बर्बाद कर दिए हैं। ये खूब कही हसनात मियाँ, अपने चंद हज़ार पर इतना रोना। और वो जो तुम्हारी बीवी फरमाइशी जहेज़ बनवा कर लाखों रुपए को आग लगवा रही है, वो किसी गिनती में शुमार नहीं। सिर्फ इसीलिए ना कि वो तुम्हारी कमाई नहीं, बूढ़े बाप की मेहनत और माँ की उम्र भर की बचत है। दादी ने तमाम मजमुए की बीच खबर ली। हाय, तो ये जहेज़ हसनात नहीं बनवा रहा? ख़ानदान की औरतें पहले हैरान हुई, फिर हसनात को लान तान करने लगी। और इकबाल बेगम सर पकड़े बैठी थी। कहा भी था बचपन की इस सहेली से ये बात सिर्फ खुद तक महदूद रखना, मगर भूल गई, ये तो शुरू से ही मुंह फट रही है। और मिट्टी के मादू, अपनी बीवी और इसके घर वालों से ये क्यों नहीं पूछते? जब बेटी रुखसत की थी तब तो ऐसा कुछ नहीं दिया। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? मुमताज़ मुजमा चीरती हुई अपने मियाँ के बराबर आ खड़ी हुई। ताजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नुसरत का जहेज़ भाई और भाभी जी बनवा रहे हैं, तुम मियाँ बीवी ने एक ढेला नहीं लगाया? बात यह है फूफी जी, जिसके पास है वही लगाए ना, हमारे पास क्या है? लानत, फिटे मुंह मुमताज़, जो कल तो लहक लहक कर अपने नए सोने के कड़े दिखा रही थी, वो क्या चोरी में मिले हैं? देखा तुमने, ये तुम्हारी माँ बहनें हमेशा मेरी बेइज्जती करवा के खुश होती हैं। जो दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं, कोई मेरे कमरे में नहीं सजेगा ये जहेज़। तो तेरी माँ ने तेरा कमरा सजाने को क्यों जहेज़ नहीं दिया? और ये भी तो हम जानते हैं तुम लोग फरमाइशें कर रहे हो। ख़ानदान की एक बूढ़ी को तैश आ गया था। ये फ्रिज और बाइक तो कमरे में सजने से रही। जवादी ने मौका देकर ये भी याद दिलाया। देखा देखा, सब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। होने वाले दिमाग की बहन हूँ, मगर कैसे मिट्टी प्लीत की जा रही है मेरी भी। ये रिश्ता हमने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किया। अब भी तुम लोग इनकार कर दो, मैं मना कर देती हूँ अपने घर वालों को, कोई बारात नहीं आएगी यहाँ।
मुनासिब तो यही है। शिबली ने ये सोचते हुए इकबाल बेगम और अस्करी खाला की तरफ देखा। वो बहुत डरी डरी दिखाई दे रही थी और शिबली ने कुछ बोलने का इरादा तर्क कर दिया। हाँ देखा, अब कैसे सबको सांप सूख गया है। ये तो नुसरत की किस्मत अच्छी है जो मेरा भाई जमाल जैसा इसे मिल रहा है, वरना ऐसी मामूली शक्लें घरों में बैठी रह जाती हैं। मुमताज़ सर उठाकर चलती इनके दरमियान से निकल गई थी। मामला खासा टेढ़ा है, मगर सीधा करने की कोशिश तो करनी ही होगी। अभी दोनों में बातचीत जारी थी कि दूल्हे की तरफ से मुमताज़ की 4 नकचड़ी बहनें और बंगाली हरी मिर्च की खसूसियत रखने वाली खाला फूफियाँ वगैरह चली आईं। मुमताज़ ने जाकर एक एक की शिकायत लगाई और अब इतरत, असगरी खाला और ख़ानदान की चंद दूसरी ख़वातीन इनका गुस्सा ठंडे करने में लगी हुई थी। मुझे भी बताओ, हुआ क्या है? मेरी नुच्छी किधर है? दिखाई नहीं दे रही। आने वालियों में एक बूढ़ी सी खतून आंखों में जज्बात का समुंदर लिए नुच्छी की तलाश में इधर उधर सर घुमा रही थी। ये कौन है? मोहब्बत की मारी जवादी ने एक लड़की से पूछा। अरे आप नहीं जानते, ये सास है नुच्छी की। सास? क्या ये किराए पर ली है? इन सब से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोनों हैरान थे। जी नहीं, असली है। किराए पर तो कातिल लिए जाते हैं। लड़की भी ज़हीन व फतीन थी। अरे कत्ल ही तो कर डाला है इनकी अदा ने हमें। यहाँ सारी की सारी नुच्छी को कच्चा चबाने के दर पे है, और ये है कि इसकी मोहब्बत में ऐसे तड़प जैसे जल पानी मछली तड़पती है। बेचारी सीधी सादी खतून है, फिर कानों से बहरी भी है, इसलिए कोई लिफ्ट नहीं कराता। ये भाभी मुमताज़ और इनकी बहनें ही घर की करता धरता है, और वो जमाल सिर्फ जमाल ही जमाल है, ये जलाल भी आता है। वो बेचारा इतनी सारी बहनों के इकलौते लाडले छोटे भैया, बस चुप ही रहते हैं। ये 2 गलियां छोड़ के तो घर है। मुलाकात कराए आप? हाँ शिबली, फिर क्या ख्याल है शादी से पहले एक मुलाकात कर ना ली जाए? मेरा ख्याल है जवादी, हमें पहले हसनात से एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। इस वक्त बेगम साहिबा का आसेब भी इधर मौजूद है, शायद बात इनकी समझ में आ जाए। हाँ चलो कोशिश करके देखते हैं। दोनों हसनात की तलाश में बाहर आए तो इसे मिठाई की प्लेट पकड़े कहीं जाता पाया। क्या हुआ, टहल टहल कर खाएंगे क्या? वैसे अच्छा तरीका है, साथ साथ हजम भी हो जाएगी, है ना? ओ नहीं, वो तो मैं जमाल को देने जा रहा था। ख्वामखा भाई, अब जो रिश्ता आपका जमाल से है वही जमाल का आपसे। हसनात घबराया, फिर धीरे से बोला, मुमताज़ को तुम नहीं जानते, नाराज़ हो जाएगी। मुझे लगता है हसनात भाई आप खुद को भी नहीं जानते। सच्ची आपसे मिलकर सख्त शर्मिंदा हूँ। धब्बा है अब मर्दानगी के नाम पर। अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई ना, इसीलिए भर भर कर बोल रहे हो। तो क्या आप दुनिया में अकेले मर्द हैं जिसे शादी की सज़ा मिली है? अरे आसपास रोज़ाना कितने ही मिलते हैं जिनके सेहरे के फूल खिल चुके हैं, लेकिन सच कहते हैं शादी के बाद मर्द को बीगी बिल्ली बनते पहली बार देखा है। ओ ना, तुम चाहते क्या हो मुझसे? अब क्या बीवी के मुंह पर तमाचे दे मारूं? नहीं, फिलहाल तो आप तमाचे खा रहे हैं। देखो मैं बुरा भी मान जाया करता हूँ, यही तो हम चाहते हैं। चुप कर जाओ, मुमताज़ के मेके का यही दरवाज़ा है। घर में इस वक्त सिर्फ जमाल होगा, बड़ा नाजुक मिजाज लड़का है, कोई बात बुरी लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सच कहता हूँ, मैं तो सलाम दुआ से ज़्यादा बात नहीं करता इसे। बातें करते तीनों घर में दाखिल हो चुके थे। सामने बड़े कमरे में एक लड़का बैठा टीवी देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हसनात ने फदियाना अंदाज में पूछा और मिठाई इसकी जानिब बढ़ाई। ये किस सिलसिले में? जमाल साहब ने संजीदगी की दबीस तय ओढ़े सवाल किया। तुम्हारी बहन ने भिजवाई है। हसनात ने फिर मुस्कुराया। कमाल करती हैं ये आपा ना, क्या मैंने कभी मिठाई नहीं खाई या मैं मिठाई खरीद नहीं सकता? अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है, कम से कम मिठाई तो आप खरीद सकते हैं। शिबली जवादी इसके सामने आ बैठे। क्या मतलब, आप कौन हैं? वो त्यूरी चढ़ाकर बोला। हम ही से कर्जा लेकर आपके लिए मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी लिया जा रहा है। हम हैरान थे कि जब मुमताज़ के जहेज में आपने ये सब नहीं दिया तो अब ले क्यों रहे हैं? अब पता चला मिठाई आप नहीं ले रहे कि वो आप खुद खरीद सकते हैं। ये चीज़ें नहीं खरीद सकते इसलिए मांग रहे हैं। जमाल ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। ओए यूँ कहे ना, मुंह से नहीं मांगा, बहन से खिलवा देते हैं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, और मुझे क्या ज़रूरत है मोटरसाइकिल की? ये 2 गलियाँ छोड़कर तो मेरी दुकान है। मोटरसाइकिल मैंने क्या शोकेस में सजानी है? और ये टीवी, फ्रिज सब है मेरे घर में। बोलो हसनात भाई, चुप रहकर क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? कुछ मांगा है मैंने? वो पता नहीं जमाल, तुम्हारी बहन में मुमताज़ तो कह रही थी कि तुम आहो। एक तो ये आपा भी ना पता नहीं क्या क्या सियासतें चलाती रहती हैं। सच कहता हूँ हसनात भाई, ये सब आपकी ढील का नतीजा है। कैसे मर्द हो, बीवी नहीं संभाली जाती? जमाल की बात पर जवादी और शिबली ने हंसकर हसनात को देखा। वो शर्मिंदा हुआ और बोला, पर अब क्या करें? देखो ना, औरतें तो फरमाइशें कर दी है, पूरी नहीं करेंगे तो तुम्हारी बहन नुच्छी का जीना हराम कर देंगी। मैं जमाल हूँ, हसनात नहीं हूँ, और मैं तो हैरान हूँ आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पुरानी बातों को छोड़े और हल ऐसा निकालें कि किसी को भी नुच्छी को कुछ जताने की जुर्रत ना हो सके, शिबली ने कहा, और जवादी आगे बढ़कर कुछ समझाने लगा। लड़की वालों के यहाँ कम उम्र लड़कियां ढोलक पर गीत गा रही थीं, मगर जो समझदारी की उम्र में थी वो डरी डरी सी लड़कों वालों की तरफ आने वालियों की तेवर देख रही थी।
نہ یہ بوتلیں ہیں کہ گرم قہوہ۔ ممتاز کی آپا نے منہ بنایا اور سارے لڑکے والیاں منہ بنانے لگی، سوائے جمال کی اماں کے۔ وہ مزے سے پی رہی تھی کہ بہری ہونے کی وجہ سے بیٹی کا تبصرہ سننے سے محفوظ رہی تھی۔ گرم قہوہ لگ رہا ہے تو مت پیو، آواز تھی کہ للکار، وہ بھی حسنات کی طرف سے۔ کتنی ہی تو بے ہوش ہوتی بچی، کیا ہے، کیسے بات کر رہے ہو میرے میکا والوں سے؟ ممتاز کمر پر ہاتھ جما کر سامنے آئی تو حسنات میاں ڈولنے لگے، لیکن پیچھے کھڑے جوادی شبلی نے کان میں باجی حسنات کہہ کر جوش دلایا، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، رکھ دو سب بوتلیں نیچے، میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، ہوش میں آ جاؤ، جانتے نہیں ہو میرے خاندان کی عورتوں کو یہی بوتلیں تمہارے سر پر مار دیں گی، اگر ایسا کیا تو سر سلامت نہیں جائیں گے کسی کے، سروں کے بغیر ہی جائیں گی ساری۔ اے ممتاز، تیرا میاں گانا سنا رہا ہے کیا؟ ممتاز کی اماں نے بوتل کے 2 گھونٹ مزید بھر کر بڑے اشتیاق سے پوچھا، پھر لہک کر ماہی وے سانو بھولنا جاویں گانے لگی۔ اپنی ماں کا منہ بند کرواؤ، اسے بتاؤ میں گا نہیں رہا، غصہ دکھا رہا ہوں۔ پر کیوں؟ کون سا خناس دماغ میں بھر گیا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ ممتاز فی الحال متاثر ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ کہہ رہے ٹی وی تو میرے کمرے میں نہیں ہے، موٹر سائیکل میرے اس حال میں ہے کہ کباڑیاں راہ روک کر للچاتی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، تو جمال سے پہلے میرا حق بنتا ہے۔ ہاں تو کہو نا اپنی اماں کو، جب بیٹیوں کے لیے خرچ کر سکتی ہے تو بیٹے کے لیے کیوں نہیں؟ حق بنتا ہے تمہارا۔ نہیں، جب میری بہن کو یہ سب جہیز میں مل رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ وہ اس لیے میاں صاحب کے جہیز لڑکی کو دیا جاتا ہے، لڑکے کو نہیں۔ آئے ہے، اب کیا سمجھاؤں؟ چلو بیٹھ جاؤ ادھر، خبردار جو اٹھے۔ تم دیکھنے میں تو لڑکی ہی لگتی ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھنے میں لگتی ہوں نہیں؟ عورتوں کی ہنسی ممتاز کو تپا گئی۔ تو پھر تمہارا جہیز کدھر ہے؟ کہاں ہے میری موٹر سائیکل؟ ہائے ربا، یہ تو بالکل ہی گھوم گیا۔ کہیں تم برگد کے درخت کے پاس تو نہیں چلے گئے تھے؟ نہیں جی، ہم دونوں بھی ساتھ تھے، یہ برگد کے نہیں آپ کے بھائی جمال کے پاس گئے تھے، اور ضد جمال صاحب کی ہے، کہتے ہیں اگر جہیز لوں گا تو دوں گا بھی، نہیں تو بغیرت کہلانے سے بہتر ہے بہنوں کو گولی مار کر آپ بھی مر جاؤ۔ ہائے اللہ، یہ کہا ہے جمال نے؟ توبہ، ایک تو مردوں کی مت بھی نا بس گھاس چڑھنے ہی گئی رہتی ہے۔ اور تم بتاؤ، تمہیں کس نے کہا تھا جا کر جمال کے سامنے اپنے دکھڑے رونے کو؟ لو بھلا، وہ تو کل کا بچہ ہے۔ کل کا بچہ اب جوان ہو چکا ہے بھائی ممتاز، شبلی نے اطلاع دی۔ کیا کہا؟ وہ تب کر پلٹی۔ آپ کے بھائی نے جوانی کی خبر دی ہے؟ نہیں، وہ دوسری بات، یہ بھائی کس کو بولا ہے؟ اپنے الفاظ واپس لو، تو آپ خواتین والا روپ بھی تو دکھائے نا۔ نہیں ممتاز، تیرا میاں کیوں میلے سے کپڑوں میں گھوم رہا ہے؟ خود تو 16 سنگھار کر کے بیٹھی ہے، کام چور نکمی، ایک جوڑا اس کا بھی استری کر دینا تھا۔ ممتاز کی اماں سن نہیں سکتی تھی تو بے حد شادو و فرما بیٹھی تبصرے فرماتی جا رہی تھی۔ چلو آپا، اٹھ گھر چل کر جمال کو تو دیکھیں۔ چلو ممتاز، تم بھی ساتھ چلو۔ بہنیں واپسی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہاں چلو، دیکھے تو صحیح اسے۔ اماں، یہ اپنے حسنات کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ضرور برگد کے درخت کے نیچے گیا ہوگا۔ عسکری حیران پریشان تھی۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں بھی برگد کے درخت کے نیچے جا کر جنات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے جنات یہی موجود ہے، دادی نے دونوں کو گہری نظر سے دیکھ کر کہا تھا، اور جوادی شبلی بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ جنات اور جہاں خواتین میں کھلبلی مچ گئی۔ چلو لڑکیوں، تم ڈھولک چھوڑ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اور دیکھو، اگر نچھی کے سسرال والے کوئی مٹھائی بھول کر چھوڑ گئے ہیں تو لاؤ، ہم کھا لیتے ہیں۔ دادی بڑی پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکیاں رات گئے تک گاتی رہی، ہنسی مذاق ہوتے رہے، ممتاز کی واپسی نہیں ہوئی۔ صبح ناشتے پر بھی ممتاز کو نہ پا کر اقبال بیگم اور عسکری گھبرا گئی۔ خدا خیر کرے، یہ میکے میں بیٹھی ہے، ضرور کوئی نیا شوشہ چھوڑے گی۔ اور حسنان، تجھے فون تو آیا ہوگا اس کا؟ آیا تھا، میں نے کہہ دیا جب تک اپنے کمرے کے لیے بڑا سا ٹی وی اور میرے لیے موٹر سائیکل نہیں لاؤ گی واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ حسنات صاحب چھاتی پھلا کر فرمانے کے بعد اب داد لینے والے انداز میں سب کو دیکھ رہے تھے۔ تو اور ممتاز کو ایسے بول دے، ناممکن، ضرور تو نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے۔ نانی بے یقین تھی۔ اوہو، کمال ہے بھئی، سچ کہا ہے میں نے۔ پھر کیا کہا اس نے؟ ہے تو الٹی مت کی، کہہ دیا ہوگا نہیں آؤں گی۔ نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ جمال تو پہلے ہی بڑا ناراض ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا اماں یہ عورتیں جہیز کے لیے کیا کیا فرمائشیں کرتی رہی ہیں۔ جوادی شبلی نے بتایا، بڑا شرمندہ ہوا۔ واقعی؟ اقبال بیگم اب ان سے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ہاں سچ ہی ہوگا، میرے پوتے ہیں ہی بڑے گنوں والے، جہاں جاتے ہیں خوشیاں بکھیر دیتے ہیں۔ دادی نے ان کے ہوش میں شاید آج پہلی بار انہیں سراہا تھا۔ ناشتے کے بعد دونوں ایک بار پھر جمال کے گھر موجود تھے۔ یہ سونے منڈے تو میں نے کل پھوپھی اقبال کے گھر دیکھے تھے۔ آؤ جی آؤ، بیٹھو۔ جمال کی اماں خوش ہو کر با آواز بلند استقبال کر رہی تھی، جبکہ ممتاز سمیت ساری بہنوں کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ چائے بنوا کر بھجوا دو بیٹھک میں، ہم ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں۔ جمال انہیں لے کر چل پڑا۔ چائے بناؤ ان پھپھے کٹنیوں کے لیے، قسم سے سارے خواب مٹی میں ملا دیے، کیسے شاندار سے سامان کی آرزو کر رہے تھے۔ چھوٹی والی زیادہ ہی غصے میں تھی۔ نی باندری، تو کیوں بگڑی ہوئی شکل اور بگاڑ رہی ہے؟ کبھی مہمانوں کے آنوں پہ خوش بھی ہو جایا کر۔ ماں نے صرف صورت دیکھی تھی، الفاظ سننے کی سعادت نہیں حاصل کر سکی۔ جو دیکھا اس پر طبیعت صاف کر دی۔ ممتاز آپا جا کر حسنات بھائی کو تو نہیں بخشیں گی، جوادی جمال سے کہہ رہا تھا۔ حسنات جیسے کمزور مردوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، میں تو اپنی گارنٹی دیتا ہوں۔ خواہ مخواہ کسی کی سنتا ہوں، نہ فضول میں روب جھاڑتا ہوں۔
یعنی ایک مثالی شوہر والی خصوصیت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ او جی بس کیا کہہ سکتا ہوں، وہ شرما کر مسکرایا تھا۔ اتنے میں چھوٹی نے چائے لا کر پٹک دی۔ تمیز سے، ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ اٹھاؤ یہ ٹرے اور دوبارہ سے لا کر اچھے طریقے سے رکھو۔ جمال نے جی خوش کر دیا تھا، اور جی تو اس شادی پر ان تمام لڑکی والے گھرانوں کا خوش ہوا جہاں بیٹیاں جہیز کی کمی کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ کیسی سادگی سے لڑکی رخصت ہوئی۔ جمال نے کہہ دیا تھا، جو اتنا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے واپس کر دیں، یہ چھوٹی کے لیے رکھ لیں، میرے پاس اللہ کی دیا جو ہے بہت ہے۔ ممتاز بیگم حزن و ملال کی تصویر بنی، کن اکھیوں سے شوہر کو دیکھتی رہی اور رنجیدہ ہوتی رہی کہ شوہر صاحب نے ایک بار بھی پیار کی نظر ڈالنے کی زحمت نہیں کی۔ آخر جوادی کو ترس آ گیا، بھائی کی شادی پر آپ کیوں ٹسو بہا رہی ہیں؟ نہیں وے بکواس نہ کر، میں واقعی اداس ہوں، بوٹیاں کم ملی ہیں۔ آئے ہائے، بوٹیوں کی کیا بات ہے، یہاں چاول حلق سے نہیں اتر رہے تھے، دیکھو نا میرے گھر والا مجھ سے ناراض ہے، میرا تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جوادی نے شبلی کو اشارہ کیا، کیا ہوا؟ برگت والے جنات نے مارا ہے؟ شبلی نے چہرہ دیکھ کر قیاس فرمایا، نہیں انہیں ہاتھ ساتھ نے مارا ہے، بے میاں ظالم سوریا کا رول پلے کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اوہو، دل کو لگا لیا آپ نے۔ جوادی کی زبان احوال سن کر شبلی نے افسوس کیا، پھر ایک ترکیب بتائی۔ ممتاز نے زور و شور سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب ادھر بارات کی رخصتی ہوئی، ادھر ممتاز بیگم پٹ سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ آئے ہائے، بھابھی کو کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہی دونوں چلائے تھے۔ ممتاز حسنات دیوانہ وار لپکا اور باقی لوگوں میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ ہٹو ہٹو، ہوا آنے دو۔ حسنات اپنے کرتے کے دامن کو پنکھے کی طرح ہلاتے ہوئے ہوا دے رہا تھا۔ ممتاز نے ذرا سی آنکھ کھول کر اس کا چہرہ دیکھا اور جوادی شبلی کو سراہا۔ ترکیب کار گار تھی۔